Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 5. Top class 10th science. Our subtopic is making order out of chaos. Mendeleev periodic table. हमने अब तक आपको बताया था कि डोविनियर ने और न्यूलैंड दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा टेबल्स में, ताकि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जाना जा सके। इतने सारे जब एलिमेंट मिल चुके थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह पढ़ना जरूरी था कि उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में जानकर, ताकि उनको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त की जा सके। इसलिए उनको अलग अलग किया जा रहा था, क्लासीफाई किया जा रहा था। तो सबसे पहले डोविनियर ने कोशिश करी, उसने ट्रायड बनाया। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उसके बाद अब हम आज मेंडलीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर ए पैटर्न। जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश करते रहे, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते रहे, किसमें टू सर्च अ पैटर्न टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का उनके एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है। उन्होंने कोशिश इसी बेस पे की कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हैव सम रिलेशन विद देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से रिलेट करते हुए उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की, पैटर्न बनाया उन्होंने कि ये एक जैसे एलिमेंट एक जगह रखे जा सके, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके, समझा जा सके। द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासीफाइंग द एलिमेंट गोज टू, किसको जाता है? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इसका पूरा नाम नहीं था, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो मेन क्रेडिट जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को। ये एक रशियन केमिस्ट थे। ही हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने एक टेबल बनाई एलिमेंट्स की, वेयर द एलिमेंट वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जिनके गुण एक जैसे थे उनको एक ग्रुप में रखा, और उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो बेस था उनका, उन्होंने किस बेस पर उनको अरेंज किया? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ही पुट द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो ही यूज द केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान किया कि ये एलिमेंट्स कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए कि ये एलिमेंट्स कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, द मेंडलीव ने जब वर्क करना शुरू किया तो टोटल 63 एलिमेंट उस टाइम तक जाने जा चुके थे, कि 63 एलिमेंट नेचर में उन्हें मिल चुके थे। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हैं, वे दिखते कैसे हैं, भार कितना है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इन सभी पे ध्यान किया। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, जब उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क करना शुरू किया तो उन्होंने कंपाउंड बनाए उन एलिमेंट्स के, जितने एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड बनाए, किसके साथ? विद दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उन एलिमेंट्स के कंपाउंड बनवाए। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ईजिली हर एक एलिमेंट, जो जब तक मिले थे कितने 63 एलिमेंट, उन सभी एलिमेंटों के साथ वो कंपाउंड बनाते थे। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड द ऑक्साइड, और जो ये फॉर्मूला बने ना हाइड्राइड और ऑक्साइड, फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट वर ट्रीटेड एज द वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन। जब उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई टेबल में, तो जो फॉर्मूले आए हाइड्राइड और ऑक्साइड के उन एलिमेंट्स के, तो उसको एक बेसिक प्रॉपर्टी मानकर क्लासीफाई किया गया, बांटा गया इन एलिमेंट को टेबल में। ही देन टुक 63 कार्ड्स, फिर उसने 63 कार्ड्स लिए। क्यों लिए? 63 एलिमेंट्स मिले थे तो 63 ही कार्ड ले लिए, और हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख ली। फिर कुछ देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो उन्हें पिनअप कर दिया एक जगह, क्योंकि वे सारे जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको पिनअप करके एक जगह टांग दिया।
तो उससे ये पता चलेगा ना ये एलिमेंट सेम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। 63 एलिमेंट 63 कार्ड बनाए, सेम प्रॉपर्टी लिखता रहा उन पर, जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी उन्हें टैग कर दिया एक जगह वाल पर लगा दिया, टुगेदर ऑन अ वॉल, एक दीवार पर उन्हें इकट्ठा करके टांग दिया कि इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती है। It was observed that there occur a periodic recursion of the elements, कि कुछ एलिमेंट कुछ टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए थे। जैसे वो ऐसे बांटा था तो कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट की सेम थी। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेट ए पीरियोडिक लॉ, उन्होंने एक लॉ बताया। वो लॉ क्या था पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का? दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। The properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? The properties of the elements are the periodic function of their atomic mass, की जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है मेनली एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, लेकिन ये बाद में फॉल्स साबित होगा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएंगी। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है मेनली एटॉमिक मास के बेस पे किया गया है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है। ये दिखा रखी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो कॉलम्स थे उनको ग्रुप बोला, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको बोला पीरियड्स। तो इसमें इस टेबल में देखो पीरियड्स किन को बोलेंगे, ये हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड्स बोला, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या बोला? ग्रुप। ये है ग्रुप। ऐसे वर्टिकल कॉलम क्या कहलाए? ग्रुप। जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने ग्रुप है इसमें? 8। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप हैं। और पीरियड्स कितने हैं? ये 1 2 ऐसे करके आप देखो टोटल कितने? 6 पीरियड हैं। ये आपके कितने हैं? ये फर्स्ट पीरियड है। टोटल 6 पीरियड और 8 ग्रुप है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। और इसमें आप देख रहे हो ये R2O, ये R क्या है? हर एक एलिमेंट के लिए R वर्ड यूज किया गया। O है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कैसा कंपाउंड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वो एलिमेंट के साथ कैसे लिखा है? R2O। इसमें जो R एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, इनकी वैलेंसी तुमने 9th में पढ़ी थी, कितनी होती है? 1। पोटासियम, तो पहले वाले जो ग्रुप में सारे 1 वैलेंसी वाले, जिनकी वैलेंसी 1 है वे वाले एलिमेंट रखे। सेकंड वाले में लिखा है RO, इसका मतलब है R2O2, ये आपस में कट के क्या बन गया? RO। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है Mg, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 8 2। तो सेकंड नंबर पे कौन से आ गए? जिसकी वैलेंसी 2 है, वे सारे रखे। इस तरह से जो जैसे कंपाउंड बना रहे थे RO R2O नेक्स्ट देखो R2O3 मीन्स R क्या है? एलिमेंट का नाम, और उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। एक दूसरे के साथ वैलेंसी लगी होती है, पता है ना? ऑक्सीजन की तो 2 ही रहेगी, लेकिन ये 2 वैलेंसी किसकी? ऑक्सीजन की, और ये 3 किसकी वैलेंसी है? R की। R मीन्स एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 3 है, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, वे रखे 3rd में। 4th में ऐसे रखे जिनकी वैलेंसी 4 है, R2O4। ये जो कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 2, इसीलिए RO2 लिख रखा है। RO2 क्यों बना? 4th में सारे वे रखे जिनकी वैलेंसी 4 थी। 5th में 5 वाले रखे जिनकी वैलेंसी 5 थी। 6th में 6 वाले रखे। इस तरह से टोटल उन्होंने 8 ग्रुप दिखाए हैं। टोटल 8 ग्रुप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे उसमें टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। लेकिन जो मेंडलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। लेकिन ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ये बेस का काम करेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द कॉलम, देखो फॉर्मूला ऑक्साइड के और हाइड्राइड के इसमें दिखाए हुए हैं। R इज यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट, R किसको दिखाता है? हर एक एलिमेंट को। नोट व्हाट विल बी द फॉर्मूला रिटन फॉर द हाइड्राइड ऑफ कार्बन। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया? CH4 इज रिटन एज R। CH4 को उसने कैसे लिखा?
एलिमेंट के लिए उसने आर वर्ड यूज किया, RH4 इस तरह से। एंड ऑक्साइड, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन गया C2O4। आपको पता है इनको काट देते हैं 2 की टेबल से तो हो गया CO2। अगर हम R के साथ C की जगह R ले लेंगे तो क्या बन गया RO2। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया RO2। अगर आप यहाँ देखो इसमें कार्बन, ये कार्बन है ना, तो ये देखो RO2 और RH4, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाए RO2 और RH4 ऐसे ही बने हुए हैं इनके हाइड्राइड ऑक्साइड। ये R वर्ड क्या है, R कॉमन एक एलिमेंट के लिए वर्ड लगा रखा है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे सीरियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, वहाँ पर आपने R की जगह कोई भी एलिमेंट रख सकते हो आप। तो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बनेगा इस तरह से दिखाया हुआ है। अब अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक तो मेंडल ने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं किस पे डिपेंड करती हैं, उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसके एटॉमिक मास पर। While developing the periodic table, there was a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रखने के लिए, ऐसे एलिमेंटों को इकट्ठा करने के लिए उसे एक आधी बार ऐसा भी करना पड़ा कि लोअर एटॉमिक मास को पहले रख दिया और हाई एटॉमिक मास को बाद में रख दिया। जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकिल का 58.7 है, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में। ये आप टेबल में भी देख सकते हो, कोबाल्ट और निकिल में कोबाल्ट देखो ये पहले रखा हुआ है और निकिल बाद में, जबकि इनका एटॉमिक मास में कोबाल्ट का मास ज़्यादा और निकिल का कम, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को सेम देखते हुए ऐसा करा उसने। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप। अब देखो इसकी मेंडल की टेबल में आपको ये गैप दिखाई दे रहे हैं ना, खाली जगह। ये जो खाली जगह है उसने ये सोच के रखा कि यहाँ पर नेचर में कुछ और एलिमेंट्स भी मिलेंगे हमें भविष्य में। ये न्यूलैंड की तरह उसने ये नहीं सोचा केवल 56 ही एलिमेंट मिले तो 56 ही रख दूँ और के लिए स्पेस ना छोड़े। अपनी टेबल में उसने गैप छोड़ा और जो ये गैप है फ्यूचर में मिलने वाले एलिमेंट्स के लिए छोड़ा कि यहाँ पर भी एलिमेंट रखे जा सकते हैं। तो ये भी इसकी एक अच्छी बात थी, मेंडलीव की अचीवमेंट थी। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप एज डिफेक्ट। उसने उन गैप को हम डिफेक्ट नहीं मान सकते। मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उसने कहा कि कुछ भविष्य में एलिमेंट मिलने वाले हैं। मेंडलीव नेम्ड अपॉन बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमेरल एक्का, और उसने उसका नाम एक्का रखा। क्या आगे हम उसको एक्का से बोलेंगे। जैसे जब 118 मिला ना तो उसे क्या बोले, अन ऑक्टियम। इसका नाम रखा गया अन ऑक्टियम, मीन्स अन मीन्स वन के लिए यूज होता है। इस तरह से इनके नाम रखे गए थे जब ये मिले थे। और इसका एक चीज और इसका जो अच्छा है, दिस प्रोवाइडेड कन्वीनियंस एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कि जब इनर्ट गैस मिली, जब तक ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी थी तब तक इनर्ट गैसें नहीं मिली थी। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जिनके आउटर मोस्ट सेल पूरे भरे होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। ये बहुत ही इनर्ट होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। और ये सबसे बाद में मिली थी। देखो द नोबल गैस, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन have been mentioned in many a context before this. These gases were discovered very late because they are very inert. इन्हें बाद में क्यों मिले, क्योंकि एक तो इनर्ट, आपस में रिएक्शन नहीं करती, and present in extremely low concentration in the atmosphere. जो इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है, एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में है और आपस में रिएक्शन नहीं करती, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए लेट मिली। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड लेटर बट कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो मेंडल ने अपनी टेबल में ग्रुप दे रखे थे उनको बिना डिस्टर्ब किए इन नोबल गैस को एक अलग ग्रुप में आसानी से रख दिया गया। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, फ़ायदा था
कि मेंडल ने इस तरह से अपनी टेबल बनाई थी, एलिमेंट इस तरह से क्लासीफाई किए थे कि जब नई चीज़ भी कोई मिली, चाहे नोबल गैस ही मिले, उस नोबल गैस को भी आसानी से हम उसमें टेबल में अरेंज कर पाए। उसने जो गैप छोड़े वो भी अच्छा था, ताकि नए एलिमेंट जब मिले तो उसमें रखे जा सके। अब इसकी कुछ कमियां हैं। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, क्योंकि इसमें कुछ कमियां मिली थी, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, अब वो कमी क्या थी? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का, रिजेंबल ऑफ टू द एल्कली मेटल। एल्कली मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विच आर इजीली कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो होते हैं एल्कली मेटल। लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विद हेलोजन, और जैसे सोडियम एक एल्कली मेटल है, पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, तो हाइड्रोजन उनके साथ भी कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है हेलोजन ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन देखो आसानी से इनके साथ कंबाइन हो रहा है, HCl, H2O, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ भी आसानी से कंबाइन हो रहा है। जैसे कि एल्कली मेटल होते हैं ना, एल्कली देखो Na दिखा रखा है ना, NaCl के साथ भी आप कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी, तो Na को एल्कली मेटल बोलेंगे। जैसे एल्कली मेटल हेलोजन ग्रुप क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ आसानी से कंपाउंड बनाती है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी कंपाउंड बनाता है इनके साथ, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल के ऊपर, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा जा सकता है। इसके अलावा ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग कौन करता है? अधिकतर नॉन मेटल्स करती हैं, जो नॉन मेटल्स है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करती हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन कर रहा था, तो इसे हम नॉन मेटल में भी काउंट कर सकते हैं। तो मेंडल ने हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दी। पहली इसकी जो बैड इफेक्ट है वो है ही नॉट गिव द फिक्स पोजीशन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया। सेकंड है आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव टेबल। मेंडलीव की टेबल जब बन चुकी थी उसके बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ा था, कार्बन 12, कार्बन 14, इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास क्या है? 12 और 14। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग है, तो अगर मास अलग है और इसे एटॉमिक मास के बेस पर रखोगे तो ये अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे, क्योंकि इनका मास अलग है और तुम एलिमेंट क्लासीफाई कर रहे हो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। तो सेम आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स एलिमेंट के अलग अलग ग्रुप में रखने पड़ेंगे अगर मेंडल की टेबल के हिसाब से रखोगे। तो इसका एक बैड इफेक्ट ये भी था। तो isotopes of all element pose a challenge to Mendeleev periodic table. Another problem was the atomic mass do not increase in a regular manner in group. अगर ग्रुप में देखते हो आप तो एटॉमिक मास जो इंक्रीज होते हैं वो एक सेम मैनर में नहीं होते, फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि इन दोनों के बीच में कितने और नए एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक मास तो किसी का कितना है और अगला जब नेक्स्ट देखो, जैसे कार्बन का देखो 12 है, नाइट्रोजन का देखो 14 है, तो एक सेम मैनर में नहीं बढ़ रही है। कोई कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का किसी ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियस के पास जाते थे ना, ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस हैवी हो तो इनके बीच में और ज़्यादा गैप मिल रहा था एटॉमिक मास के बीच में। तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट इनके बीच में और होंगे। तो मेंडल की पीरियोडिक टेबल की ये लिमिटेशन थी। आपको इसके एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों ही याद करने हैं, एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। राइट द मेंडलीव अचीवमेंट्स एंड द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही पढ़ेंगे।